आप देख पा रहे हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा पाठ्यक्रम। विषय है भूगोल। अनेक अभ्यर्थियों जो कि आगामी इस परीक्षा में बैठेंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी में लग चुके हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तैयारी के लिए दिशा निर्देश यहाँ वहाँ से पढ़ रहे होंगे। चूँकि इसके लिए पूरी विधिवत तैयारी, पढ़ाने के तौर तरीके और पढ़ने के तौर तरीके सभी के भिन्न भिन्न रहे हैं और होते भी हैं। आप अनेक तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की भी वर्तमान की यही स्थिति होगी। मुख्य रूप से कुछ चीज़ें आप लोग इसमें देख लीजिए जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है इस पर स्क्रीन पर। यह तो है पाठ्यक्रम और यह पूरा पाठ्यक्रम जो है कुछ खंडों में बटा हुआ है, या यूँ कहें पूरे भूगोल को जो है अनेक उपखंडों में बांटा गया है और उसके बाद जो है उन सब का अलग अलग जिक्र किया गया है, जिसे आप एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद संबंधित खंड से जुड़े हुए इस परीक्षा में अब तक जितने प्रश्न आ चुके हैं सभी पर जो है एक एक करके विचार विमर्श किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे ऊपर है भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र। निश्चित तौर पर जब भी आप किसी विषय को या किसी स्थान से परिचित होना चाहते हैं तो आपका मुख्य ये होता है कि आप उसके विषय में कुछ पहले जानें, उसके परिचय को जानें कि वो आखिर में है क्या। तो आप लोग को भी इसमें जो है भूगोल विषय में सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा को पढ़ना चाहिए। परिभाषा का मतलब यह हो गया कि भूगोल विषय में आपको पढ़ना क्या है, या भूगोल विषय की जो है सीमा क्या है अन्य विषयों के साथ। जैसे आप भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, भूगोल विषय के अंतर्गत कृषि पढ़ रहे हैं, व्यापार पढ़ रहे हैं, पर्वत पठार मैदान पढ़ रहे हैं, भूगर्भ की स्थिति पढ़ रहे हैं, अनेक बातें हैं। तो चूँकि ऐसे तो सिलेबस इसका आपके सम्मुख है, आप देख रहे हैं, लेकिन एक बात ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि किसी भी विषय की परिभाषा जो है उस पूरे विषय के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। अर्थात भूगोल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इस पूरी बात को जो है इस भूगोल की परिभाषा में पढ़ा जाएगा। हाँ, भूगोल की परिभाषा का ही विस्तारित रूप में आप देखेंगे विषय क्षेत्र, यानी भूगोल में क्या क्या है वो तो परिभाषा में आप पढ़ेंगे ही ऑलरेडी, लेकिन साथ ही साथ परिभाषा के बाद आप 1 बाय 1 करके अगर पूरे भूगोल के विषय क्षेत्र को देखें तो आप पाएंगे कि यह भूगोल का पूरा विषय क्षेत्र स्पेशली इस पाठ्यक्रम में प्रवक्ता चयन परीक्षा भूगोल में जो है अनेक खंडों में विभाजित है। और इन्हीं खंड में एक खंड तो यही हो गया कि भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र। और इस प्रकार इसमें सेकंड नीचे जो है नंबरिंग तो नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं एक करके भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल में आप भूगोल के उन विभागों को, उन विषयों को पढ़ेंगे जो पर्वत पठार मैदान, पृथ्वी का निर्माण, आंतरिक संरचना, खनिज, चट्टान, ज्वालामुखी आदि विषय को पढ़ेंगे। इसके बाद है वायुमंडल, फिर है जलमंडल, उसके बाद है जैवमंडल, फिर है मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, औद्योगिक प्रदेश, और जो है इसके बाद सबसे अंतिम में है भारत का भौगोलिक स्वरूप। अब जो है जैसे भी ट्रेन जा रही आवाज़ सुन रहे होंगे तो यह भी भूगोल का एक विषय वस्तु है। इसको आप जो है आर्थिक भूगोल में के अंतर्गत परिवहन भूगोल आता है, उसमें पढ़ेंगे, और भारत के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उसमें पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले ऊपर विचार विमर्श करते हैं। जो सबसे ऊपर है उसमें ये है कि देखिए दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से भूगोल विषय संबंधी। जैसे पहले खंड में आप पढ़ेंगे भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र, इसमें भी आप पढ़ेंगे भूगोल विषय संबंधी विभिन्न विद्वानों की अवधारणा। जैसे भूगोल का जो विषय क्षेत्र है
इसे जो है परिभाषा में बांधा जाता है। तो परिभाषाएं कोई ऐसा विश्व में संगठन नहीं है भूगोल विषय के लिए कि वह संगठन डिसाइड कर दे कि नहीं यह भूगोल है और यह बाकी भूगोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए अनेक विद्वान हैं, सभी विद्वान अपनी अपनी जो है एक सीमा रेखा खींच दिए और अपने ढंग का एक भूगोल की परिभाषा प्रस्तुत किए। हालांकि सभी विद्वानों के भूगोल की परिभाषा में मैक्सिमम यू कैन से दैट 90% साम्यता होगी। हाँ, हो सकता है कि शब्दों की जो है क्रम विन्यास अलग अलग हो, लेकिन परिभाषाओं का अर्थ जो है मूलतः एक ही होता है। ठीक है, इन विद्वानों में आप पढ़ेंगे, जैसे एक हैं हम्बोल्ट हैं। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पढ़ेंगे। यह एक खोजी भूगोलवेत्ता रहे हैं, यानी इनका जो भी भूगोल पर योगदान रहा है वह मूलतः वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से किया गया अध्ययन ही रहा है। ठीक है, इसके बाद है रीटर हैं। उनको बोला जाता था आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता। यह एक तरह से देखा जाए तो हम्बोल्ट के जस्ट अपोजिट तौर तरीका इनका था बहुत से मायने में। हम्बोल्ट जो है घूम फिर कर जो ज्ञान मिला और उसको जो है वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर उसे जो है विकसित किए, जबकि रीटर जो है एक लैब में या कह सकते हैं कि कमरे में बैठकर भूगोल को जो है लिखे कि भूगोल क्या है, कैसे है और क्या नहीं है इसमें और क्या है। ठीक है, इसी क्रम में अनेक विद्वान हैं, जैसे रेडजेल हैं। ठीक है, हैटनर हैं, डेविस हैं, वाइडल डिलावलास हैं, कार्ल सावर है। कार्ल सावर को आप जानते हैं कि इसने जो है सांस्कृतिक भूगोल का जो है पितामह कहा जाता है। इसी के बाद पीटर हैगेट हैं, विलियम कुक हैं, हार्वे हैं। ठीक है, डेविड स्मिथ हैं। ये सभी विद्वान जो है भूगोल को किस तरह से परिभाषित किए और क्या क्या इनकी जो अवधारणा रही, इन सब को जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके लिए आप जो है अनेक पुस्तकों का भी सहयोग ले सकते हैं। अगर हमें कुछ संदर्भित करना हो तो हम यह कहेंगे कि अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं या पीजी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सोच होती है कि इसके बाद जो है वो तैयारी करेंगे रिसर्च में, तो उनके लिए जो है आर.डी. दीक्षित की भौगोलिक चिंतन की किताब ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, और इसी तरह जो है तथ्यों के जो है संग्रह की बात की जाए तो एस.डी. मौर्य हैं जो है, उनकी भौगोलिक चिंतन किताब है, नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन एस.डी. मौर्य नाम से आप लोग मार्केट में पता करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यह तो हो गए भूगोलविद, और ये सभी भूगोलविद जो है अगर मोटा तौर पर देखा जाए तो ये सभी जो है कुछ भूगोल की जो है संकल्पनाएं हैं, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक संकल्पना है नियतिवाद। ठीक है, और दूसरी है संभववाद। चूँकि नियतिवाद और संभववाद का आपस में टकराव होता रहा, तो टकराव के कारणों को दूर करने या एक मध्य का रास्ता जो ढूंढने के लिए एक नई जो है भूगोल की संकल्पना विकसित हुई, जिसका नाम है नव नियतिवाद। ठीक है, और इसी तरह और भी कुछ अवधारणाएं विकसित हुई। एक है पर्यावरण, दूसरा है इसी के बाद कारकवाद और पारिस्थितिकी। ठीक है, तो यह तो रहा भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र। इसके बाद आता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आप पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, भूमंडल का निर्माण, खनिज और चट्टानें पढ़ेंगे। इसमें खनिजों को पढ़ेंगे, खनिजें कितने प्रकार की होती हैं, खनिज होते क्या हैं। ठीक है, चट्टानों को पढ़ेंगे, जैसे मूलतः मुख्य चट्टानें 3 हैं और इन्हीं के सभी सब डिवीज़न हैं। जैसे आग्नेय हो गई, इग्नियस रॉक, अवसादी हो गई, रूपांतरित हो गई, ये सभी जो है चट्टानें हैं। अगला इसमें है भू संचलन। ठीक है, इसके बाद है ज्वालामुखी और भूकंप अद्यतन सिद्धांत, यानी ज्वालामुखी और भूकंप से जुड़ी हुई अद्यतन सिद्धांत क्या है, इन सबको भी पढ़ेंगे आप लोग। अद्यतन यू कैन से दैट न्यूएस्ट, नया से नया जो सिद्धांत हैं वह सभी इसमें समाहित हैं। भौतिक भूगोल में आप बलन पढ़ेंगे। ठीक है, फोल्ड,
ब्रंसन पढ़ेंगे, फाल्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और उनसे उत्पन्न क्या क्या स्थलाकृतियाँ धरातल पर हैं उन्हें पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे अपर्दन चक्र क्या होता है और उनकी भूआकृतिक छाप क्या होती है। भूमिगत जल के विषय में पढ़ेंगे, भूमिगत जल से जुड़ी हुई अनेक स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से यह तो हो गई जो है धरातलीय विषय वस्तु। लेकिन धरातल को छोड़कर आप जो थोड़ा ऊपर आए तो वायु है, वायुमंडल है, ठीक है, तो आप वायु पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वायु में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हालांकि इसे मुख्यतः आप जो है जब वायुमंडल वाला पढ़ेंगे सेकेंड अभी उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है समुद्र है। वायु इसमें जो आप पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में, यह जो है अपर्दन के अभिकर्ता के रूप में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद समुद्र पढ़ेंगे, हिमनद के कार्य पढ़ेंगे, संबंधित स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद आता है वायुमंडल। वैसे यह बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, अगर बहुत अच्छे से सोचें समझें तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पूरे विषय को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जैसे वायुमंडल है तो निश्चित तौर पर आपको चिंतन होना चाहिए कि जो वायुमंडल है इस वायुमंडल की संरचना कैसी है। वैसे देखने पर तो वायुमंडल कोई आकार रंग रूप तो है नहीं, हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें जो है अनेक सारी गैसें हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, इन्हीं क्रम में जो है गैसें हैं। तो इसके संरचना को आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आप सूर्यातप भी पढ़ेंगे। जब सूर्यातप पढ़ेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर यह भी आता है कि ताप का बजट क्या है। ताप बजट में यह पढ़ेंगे कि जो सूर्य से प्रकाश आता है और जो उससे हीटिंग मिलती है अर्थ को, जितना अर्थ जो है टेम्परेचर रिसीव करती है उतना रिटर्न करती है कि नहीं, यह इसमें पढ़ेंगे ताप बजट में, ठीक है। यह तो हो गया ताप बजट। लेकिन जो सूर्यातप प्राप्त हो रहा है धरातल को, उसका वितरण कैसा है, तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण कैसा है, यह भी पढ़ेंगे। यह जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए कि अगर तापमान जो है उसका क्षैतिज वितरण धरातल पर कैसा है, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है तो सभी जगह तो उसका जो है तापमान का एक जैसा स्वरूप मेजरमेंट मिलेगा नहीं, अलग अलग होगा। और इसी तरह लंबवत वितरण को देखें तो अभी अलग अलग होगा, ठीक है। इसके बाद जो है तापमान विलोम की दशाएं पढ़ेंगे। आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि तापमान विलोम का मतलब यह होता है कि जैसे सामान्य परिस्थिति में धरातल के पास का तापमान धरातल के से ऊंचाई पर जाने पर, मान लीजिए 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। और सामान्य परिस्थिति में धरातल के पास का तापमान वायुमंडल में जो तापमान है उससे अधिक होता है। अगर इससे उल्टी दशा अगर हो जाए तो उसे बोला जाता है तापमान विलोम की दशाएं। इसके लिए अनेक सारे कारण जिम्मेदार हैं, ठीक है। जब आप इसका अध्ययन पूरा करेंगे साथ में हमारे या खुद से, तो आप इसको जो है और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद आता है वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटियाँ जो है धरातल पर मुख्यतः 3 हैं, ठीक है। और इसी में जो है अगला है पवन वायुदाब पेटियों का खिसकाव। अब क्यों होगा खिसकाव, यह भी एक प्रश्न है। अगर आप में जिज्ञासा हो तो आप प्रयास करेंगे कि नहीं क्यों वायुदाब पेटियाँ क्यों खिसक जाती हैं पूरे ग्लोबी, क्योंकि ग्लोबल है। तो चूंकि यह पूरा ग्लोबल है तो निश्चित तौर पर इस पर कोई जो है बहुत बड़ा जो ब्रह्मांड की विषय वस्तु है उससे इसमें बदलाव होता होगा। तो आपको पता है कि जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और यह सूर्य के चतुर्दिक सूर्य का परिक्रमा कर रही है, तो उसकी वजह से सनलाइट का जो है एंगल बदलता रहता है पूरे ग्लोब पर, इसलिए वायुदाब पेटियों का भी खिसकाव होता रहता है, ठीक है। तो यह रहा वायुदाब पेटियाँ। और इसके बाद आता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में आप पढ़ेंगे सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वर्षण के प्रकार, बादलों के प्रकार और स्वरूप। धरातल से देखने पर सभी बादल लगभग हर किसी को केवल 2-3 रूपों में दिखते हैं, काले बादल, घुघराले बादल या अनेक तरह के जो भी आप साहित्य में पढ़े हैं, ठीक है।
लेकिन या चूँकि आप भूगोल में पढ़ने जा रहे हैं कि बादल कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें आप अनेक क्रमों में पढ़ेंगे। जैसे ऊंचाई के आधार पर पढ़ेंगे, और दूसरा आधार हो सकता है कौन सा जो है अधिक वर्षा वाला बादल है, कौन सा कम वर्षा वाला बादल है। यह अनेक जो है प्रकार इसके हो सकते हैं, और जो कि अनेक आधारों पर हैं। ठीक है। इसके बाद आता है शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात को भी पढ़ेंगे इसी वायुमंडल में, और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है यह भी पढ़ेंगे। गतिविधि और मौसम पर प्रभाव, ये सभी बातें इसमें जो है एक एक करके पढ़ा जाएगा। देखिए, यह तो हुई एक सैद्धांतिक बातें। अगर पूरे ग्लोब को कुछ जलवायु प्रदेशों में अगर बांटना पड़े, तो निश्चित तौर पर आप जो है अनेक पैरामीटर लेंगे। तापमान ले सकते हैं, तापमान के आधार पर पूरे ग्लोब को अनेक जलवायु प्रदेश में बांट सकते हैं। वर्षा के आधार पर बांट सकते हैं, धरातल पाई जाने वनस्पति के आधार पर बांट सकते हैं, और वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के कुछ अनेक मानक बना सकते हैं। तो इन अनेक मानकों का अध्ययन करने के बाद अनेक विद्वानों ने जो है पूरे ग्लोब को या पूरे विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया, जिसमें एक प्रसिद्ध विद्वान हैं कोपेन, ठीक है, और दूसरे महानुभाव हैं थॉर्नथ्वेट। ये दोनों महानुभाव जो है विश्व के जलवायु का जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। आप चाहें तो इसमें कुछ बातें नोट भी करते जा सकते हैं। ठीक है। हालांकि ये सभी बातें एक एक करके जब पढ़ाई शुरू होगी तो बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको एक मोटा खाका प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, देखिए आ गया, फिर ऊपर हो गया वायुमंडल, अब आ गया जलमंडल। मैं जैसा कि पहले ही कहा कि यह विषय ही ऐसा है कि अगर थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, सोचें, तो इसमें आपको अनेक अनेक कारण है रुचि उत्पन्न होने की। ठीक है। अब जैसे आप जलमंडल पढ़ेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता है कि पृथ्वी पर लगभग 70% जल है और 30% स्थल है। ठीक है। जिसमें और एक्यूरेट जानना चाहें तो 71% जल और 29% से अधिक थोड़ा स्थल है, और उसी रेशियो में जल बचता है जल है। ठीक है। तो ये तो रहा जो है स्थल और जल का जो है विभाजन, लेकिन जलमंडल में हम केवल जल को ही पढ़ेंगे। ठीक है। स्पेशली इसमें महासागरीय जल को पढ़ेंगे। अब चूँकि महासागरीय जल की बात है तो आपको अनेक प्रश्न इसी में भी उठने चाहिए कि महासागरीय जल का जो है तापमान कितना होगा, महासागरीय जल में जो लवणता की क्या स्थिति होगी, क्या महासागरों में भी धाराएं चलती होंगी, अगर चलती होंगी तो क्यों चलती होंगी, और वह महासागरीय धाराएं ठंडी होंगी कि गर्म होंगी, जो गर्म होंगी वह क्यों गर्म होंगी, और जो ठंडी होंगी वह क्यों ठंडी होंगी, और उनकी जो है प्रवाहित होने की दिशा क्या होगी, क्यों होगी। अनेक बातें इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे आश्चर्य का विषय वस्तु, और पूरे विश्व में अनेक स्थानों पर जो है टूरिज्म प्लेस जो है डेवलप हुआ है एक जो है भौगोलिक घटना से, जिसका नाम है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा को आप लोग सभी लोग सुने होंगे। ठीक है। ज्वार भाटा क्यों आता है, कब आता है, इसका जो है इसमें जो है विशेष अध्ययन किया जाएगा, और इस पर अनेक तरह के प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों पर भी जब हम लोग पढ़ा जाएगा तो विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है। देखिए, महासागरों में एक और प्रश्न हो सकता है, और आपके अंदर जिज्ञासा भी हो सकती है कि चूँकि पूरे विश्व की नदियाँ जो है अंततोगत्वा महासागर में मिलती हैं। ठीक है। तो अगर महासागर में मिलती हैं तो निश्चित तौर पर महासागर में जो है अपने साथ या कुछ न कुछ बहा कर ले जाती हैं, तो उसे भी उसमें डिपॉजिट करेंगी और करती जाती हैं। तो यह भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि बहुत दिन से, जब से नदी प्रवाहित हो रही है या स्थल पर जलमंडल और नदी नालों का विकास हुआ है, तब से जो है पूरी जितने भी नदियां हैं पूरे विश्व की महासागर को पाटने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है।
आप कह सकते हैं कि उसमें जो है मलबा का डिपोजिशन करती जा रही हैं। इसको दूसरी भाषा में समझ कर ऐसे कह सकते हैं कि यह संतुलन स्थापक कार्य करती हैं। नदियाँ क्या करती हैं? संतुलन स्थापित करती हैं। जहाँ कहीं ऊंचा भाग है उसको अपरदित कर, उसको जो है काट कर, जहाँ कहीं जो है ढाल है या गहरा भाग है वहाँ पर उसको डिपॉजिट करती हैं। इस तरह से यह असंतुलित धरातल को संतुलित करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो यह संतुलित जो करती हैं, इसी के क्रम में आप महासागरीय निक्षेप को भी देख सकते हैं। हालांकि संतुलित ये जो डिपोजिशन महासागरों में होता है केवल नदियों से तो नहीं होता है, बहुत सारे कारण हैं इसके लिए। महासागरों में जो जीव जंतु हैं वो भी मरते हैं, तो उसके अस्थिपंजर अवशेष जो भी बचते हैं, वनस्पतियाँ हैं सड़ती गलती हैं, सब जाके महासागर के तली में जमती जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे निकले मलबा और जो भी चीज़ें हैं सभी डिपॉजिट होती जाती हैं। यह हो गए डिपोजिशन के अनेक सोर्स। और भी अनेक सोर्स हैं, उस पर आपकी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। इसके बाद आता है प्रवाल द्वीप। ठीक है, प्रवाल द्वीप भी इसमें पढ़ेंगे। अगर जिज्ञासु हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है सब विषय वस्तु, जिज्ञासु नहीं है तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के पढ़ेंगे, प्रवाल द्वीप पढ़ेंगे तो प्रवाल भित्तियाँ भी उसके बाद पढ़ेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है अभी पढ़ा जाएगा जलमंडल में। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो इसका वितरण क्या है, कहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम हैं, कहाँ पर इससे प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं, कहाँ पर द्वीप नहीं हैं। महासागरों में जो द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप तो ऐसे हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी क्रिया से बने हैं, और कुछ द्वीप जो है ज्वालामुखी विस्फोट से जो है तहस नहस भी हो गए। और अनेक द्वीपों का जो है आर्क व्यू में इस तरह से शेप बनता है जो कि महासागर में प्लेट विवर्तनिक गतिविधियों से बनते हैं। यह पूरा रहा जो है जलमंडल का विषय वस्तु, और साथ ही साथ इन पूरे विषय वस्तु को पर्यावरणीय महत्व के दृष्टिकोण से भी देखना है। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए आप क्रम से पूरी चीज़ों को देख रहे हैं। पहले आप भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र को देखें, फिर भौतिक भूगोल को आप देखें। जब चूँकि भौतिक भूगोल मीन्स क्या, धरातल को देखें, फिर आप वायुमंडल को देखें, फिर जलमंडल को आप देख लिए। अब आपको एक ऐसा मंडल पढ़ना है जो इन तीनों मंडलों में जो है एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है जैव मंडल। अब बताइए जैव मंडल कहाँ मिलेगा? क्या जैव मंडल स्थल मंडल पर मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन स्थल मंडल पर ही केवल मिलेगा यह गलत है। यह वायु में भी मिलेगा, यह जल में भी मिलेगा। यानी जैव मंडल स्थल जल वायु सभी जगह पर मिलेगा। और स्थल ही क्यों, स्थल पर यानी धरातल से नीचे भी जो है जैव मंडल पाया जाता है कुछ गहराई तक। इसे हम लोग जो है जब पढ़ा जाएगा तो विचार विमर्श किया जाएगा कि कितनी गहराई पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे जैव मंडल में का जो मुख्य विषय वस्तु है वह तो है वनस्पति, क्योंकि विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं वह एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से वनस्पति पर ही निर्भर हैं। ठीक है, और यह एक मोटी मोटा हो गया कि किस पर निर्भर है, वनस्पति पर निर्भर है। कुछ जीव भी हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वनस्पतियों की तरह, हालांकि उनका नगण्य जो है स्थान है पूरे जैवमंडल में। तो वनस्पतियाँ पढ़ेंगे, वनस्पतियों के प्रकार पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से समझें तो वनस्पतियों के जो प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में जो तापमान का जो वितरण है, उस तापमान के वितरण के का जो स्वरूप है वह जो है कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करता है वनस्पतियों के प्रकार को भी। दोनों को कोरिलेट करेंगे तो कहने का हमारा मतलब यह है सीधा सीधा कि विश्व के जिन क्षेत्रों में उच्च ताप के या उच्च जो है सूर्य तप प्राप्त करता है, उन क्षेत्रों में सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
और इन्हीं क्रम में जिन क्षेत्रों में सूर्यातप क्रमशः कम मिलता है उन क्षेत्रों में वनस्पतियों की हाइट और डेंस जो होती हैं घनी, उनका जो है वह फिर घटती जाती हैं, विरल होती जाती हैं कम ताप प्राप्त वाले क्षेत्रों में, कम सूर्याताप। ठीक है, प्रकार पढ़ेंगे तो प्रकार भी निर्भर करता है इन्हीं पर, सूर्य प्रकाश के जो है वितरण पर। अब फिर इसके बाद विश्व वितरण पढ़ेंगे तो विश्व वितरण भी कहीं न कहीं अगर सूर्य से जो मिलने वाला प्रकाश है उससे जोड़कर देखें तो वह जो है विश्व वितरण को भी, वनस्पतियों को रिप्रेजेंट करता है। पूरी बातें जुड़ी हुई हैं, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल सभी जुड़ी हुई हैं। अगर पूरी चीज़ों को जोड़कर एक दूसरे से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आता है सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व। ठीक है, वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र आता है। इसके बाद आता है जैविक विविधता और उसका पारिस्थितिकी महत्व है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं साथ ही साथ। इसके बाद आता है निर्वनीकरण की समस्या। अब देखिए जैवमंडल में है निर्वनीकरण की जो समस्या है, इसे आप जो है आर्थिक तंत्र से, मानव के आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों के अनियंत्रित ढंग से और बिना किसी प्लानिंग के किए गए कार्यों का प्रतिफल है। और चूँकि निर्वनीकरण की समस्या विश्वव्यापी है, इसलिए पूरे विश्व स्तर पर वन संरक्षण की ये बातचीत शुरू हो गई पिछले अनेक दशकों से, और उसको भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार भौतिक भूगोल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल हो गया। यह पूरा रहा है भौतिक भूगोल का ही भाग, यह भौतिक भूगोल के अभिन्न अंग हैं। इसके बाद आता है मानव भूगोल। अगर भूगोल को दो भागों में बांटने की बात हो तो दो आधार हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है, दो प्रकार हैं, एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को आपने जस्ट अभी देखा है, जिसमें भौतिक भूगोल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, जैवमंडल भी भौतिक भूगोल में ही आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत भी अनेक भूगोल की अनेक शाखाएँ हैं, लेकिन इस विषय जो सिलेबस है, जो दिया है आपके सामने, पाठ्यक्रम दिया है प्रवक्ता भूगोल के लिए, इसमें केवल मानव भूगोल के अंतर्गत केवल आर्थिक भूगोल दिया है, और आर्थिक भूगोल में ही बहुत सारे अन्य भूगोल को एग्जिस्ट कर जो है इंक्लूड कर लिया गया है। तो मानव भूगोल में आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है मानव पर्यावरण संबंध। बहुत गहराई के साथ ये सब पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, सोच समझकर, वैज्ञानिक ढंग से, स्टेप बाय स्टेप। अब मानव भूगोल में आपको जो पढ़ने को मिल रहा है, सबसे पहले वह यह मिल रहा है कि मानव पर्यावरण संबंध। इसके पहले आप पर्यावरण जस्ट पढ़े हैं, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, वनस्पति के प्रकार। क्योंकि जब आप मानव पर आए तो मानव भूगोल में सीधे आप व्यापार नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे खेती बाड़ी नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें आपको पढ़ने के लिए जो मिला है वह क्रमशः है, वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से है। अगर बहुत अच्छे से आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि पूरी बातें टू द पॉइंट हैं। इसमें मानव भूगोल में जो है मानव और पर्यावरण संबंध का जो है सबसे पहले जिक्र किया गया है, मानव को पर्यावरण के साथ जोड़ा गया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मानव जो है अपनी बात करते करते पूरी तरह से जो है यह मानव भूगोल या आर्थिक तंत्र के इर्द गिर्द घूमने लगता है। जैसे कि इसमें है मानव पर्यावरण संबंध जो है आदिम काल से शुरू हो गया था, जब से मानव अवतरित हुआ, या यूँ कहें कि मानव जब धरातल पर अपना जो है एग्जिस्टेंस स्थापित करना शुरू किया, उसी समय से इस विषय वस्तु का अध्ययन विषय वस्तु जो है विकसित होने लगी।
इसमें सबसे पहले का जो विषय है वह है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल है जब जंगली अवस्था में मानव थे तब की बात है। उसमें मानव का जंगलों में रहन सहन, खान पान, पत्थरों से अपना जो है शिकार करना। अब पत्थर से ही क्यों शिकार करते थे वो, यह नहीं है कि केवल पत्थर से सभी चीज़ें होती थी, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे। और उस समय के जो साक्ष्य आपको अभी मिल रहे हैं या मिले हैं बहुत सारी गुफाओं में, वो पत्थर के ही मिले हैं। लकड़ी के भी रहे होंगे बहुत सारे औजार, और भी कठोर मिट्टियों के रहे होंगे, लेकिन वह समय के साथ जो है अपक्षयित हो गए होंगे। लेकिन जो पत्थर है इसमें अनेक तरह की जो है शैलें हैं, ग्रेनाइट हैं, कठोरतम जो है चट्टानें, बेसाल्ट वगैरह तो नहीं लेकिन ग्रेनाइट कहेंगे। ठीक है, और इस प्रकार पूरा पाषाण काल को इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे नव पाषाण काल, थोड़ी और जो है इनकी जो समझ बढ़ती गई और आदिम तौर तरीके से थोड़ा सा सभ्य हुए। असभ्य होने का अर्थ बस इतना आप समझ लीजिए यहाँ पर कि वह बहुत घुमंतु नहीं रहे, थोड़ा अस्थायी होने लगे। जहाँ कहीं थे वहीं पर अपने को जो है स्थापित करने का प्रयास करने लगे। जो झोपड़ी पेड़ों पर रहना थोड़ा अस्थायी करने का प्रयास किए, पेड़ों पर घर बनाने लगे। अगर धरातल पर रहते थे तो पहाड़ों में गुफा में रहने लगे। कुछ इस तरह से रहना सहना शुरू कर दिए। देखिए, यह पूरी बात हो गई मानव को पर्यावरण के साथ जोड़कर अध्ययन करने का। यह लगभग पूर्ण हुआ यहाँ तक जो है पाठ्यक्रम में। इसके बाद आता है मानव पर्यावरण अंतर संबंध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। समझ रहे हैं कि नहीं आप? इसमें जो है यह बताया जा रहा है अब कि जो मानव पर्यावरण है, अंतर संबंध है, इस पर मानव का जो प्रौद्योगिकी था या टेक्नोलॉजी जो इनकी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी कुछ न कुछ टेक्निक वो विकसित करते गए और अगली पीढ़ी को अनवरत जो है ट्रांसफ़र करते गए, और थोड़ा उससे इनकी जो है गतिविधियाँ और इनका प्रभाव जो है वर्चस्व बढ़ता गया जंगली जानवरों पर, प्रकृति पर। ठीक है, और इन्हीं का विस्तारित रूप इतना वो बढ़ गया कि एक दिन ये कहने का प्रयास करने लगे कि नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक नई विचारधारा का जो प्रादुर्भाव हुआ था जिसका नाम है संभववाद, जिसको हम लोग ऊपर जिक्र कर चुके हैं। और ऐसे भी जो पर्यावरणीय दशाएं रहीं जिस पर मानव का जो है कोई जोर नहीं चला। ठीक है, और उस सोच के जो भी भूगोलविद रहे उनका जो है विचारधारा कहलाता है नियतिवाद। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी देखते चलेंगे। सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं भूगोल में। एक को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लिए और फिर उसी को विस्तारित करने का प्रयास करेंगे तो पूरे विषय को समझ जाएंगे। अब प्रौद्योगिकी की बात हो गई तो निश्चित तौर पर अगर मानव किसी एक स्थान पर, मान लेते हैं कि 2-4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कहीं रहना आरंभ किया होगा भूतकाल में, तो उन्हें सबसे बड़ी समस्या जो आई होगी भोजन की समस्या आई होगी। क्योंकि जिस कहीं भी 2-4 किलोमीटर क्षेत्र में वो रहना शुरू किए होंगे आरंभ में, वहाँ पर एक फलों का या जंगली जानवरों का एक लिमिट रहा होगा कि ये इतने हैं। कुछ दिन बाद वो समाप्त हो गए होंगे, जंगली जानवर वहाँ से भाग गए होंगे इनके उत्पात से। ठीक है, तो इनके लिए एक मजबूरी बनी कि अब भोजन में क्या करें। फल तो हमेशा मिलेंगे नहीं, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। अब भी जो पेड़ हैं पूरे वर्ष तो फल लगते नहीं, कुछ पेड़ सब में जो अलग अलग टाइमिंग है। तो इन्हें जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जो आप जानते हैं। ऐसा जो है परिस्थिति इनको बनी इनके सामने कि यह थोड़ा ऐसा सीखने लगे कि वो जहाँ हैं वहीं पर कुछ ऐसा करें कि उन्हें जो खाने पीने की वस्तुएं जो मिलती जाएं। तो इनमें जो है उन वनस्पतियों को एकत्रण करने का जो है समझ विकसित हुआ, जिनसे उन्हें खाने की जो है कुछ न कुछ दाने मिल जाते थे।
या अनाज मिल जाते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया और यह जो है कृषि क्रांति के रूप में जानी गई घटना। इन्हें भी आप पढ़ेंगे, इन सब में बहुत रुचि है, यह रुचिपूर्ण विषय है। गहराई के साथ जो है एक एक करके सीखते जाएं। इन सबको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से, और इन सब से कहाँ से कैसे प्रश्न हो सकते हैं इस परीक्षा में, इन सब पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केवल कहानी नहीं चलेगी, आपके ज़रूरत की ही बात होगी, लेकिन इस चूँकि यह पूरा सिलेबस है तो इसके मंतव्य को भी आपको समझाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव। अब आप समझ सकते हैं कि जब कृषि करना मानव ने शुरू कर दिया होगा तो उन्हें जो है पर्याप्त भोजन मिलना प्रारंभ हो गया होगा लगातार, और आवास के लिए इसके पहले वो बना ही लिए थे जो है घास फूस की झोपड़ी वगैरह सब, तो रहने का हो गया और खाने का हो गया। तो जब रहना खाना हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उनकी जो है संख्या तेज़ी से बढ़ेगी, और हुआ भी यही, उनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। और जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी तो पर्यावरण पर उसके अनेक प्रभाव पड़ने लगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या के पर्यावरणीय प्रभाव, इसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। इसके बाद आता है जननांकीय मॉडल। अब थोड़ा और नवीनतम में आइए, बहुत तेज़ी से उस प्राचीन अवस्था को छोड़िए, बहुत आगे आइए। जननांकीय मॉडल, जनसंख्या जो बढ़ी पूरे विश्व में, सबका जो है अलग अलग एक वृद्धि दर रहा पूरे विश्व में। अगर यूरोपीय देश की बात की जाए तो यूरोपीय देश में जनसंख्या के बढ़ने का क्रम कुछ इस तरह से रहा कि उस पूरे जन्म दर और मृत्यु दर के अध्ययन के आधार पर पूरे जनसंख्या वृद्धि को अनेक अवस्थाओं में बांटा गया, और उन अवस्थाओं को ही जननांकीय मॉडल के रूप में जो है विकसित किया गया। यह जो है विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्या के प्रारूप पर जो है पूरी तरह से प्रक्षेपित है। ठीक है, मानव भूगोल हो गया। इसके बाद आता है आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल का अध्याय विषय वस्तु यहाँ तक पूरा हुआ इस पाठ्यक्रम में। आर्थिक भूगोल में आता है संसाधन और उनका वर्गीकरण। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संसाधन क्या है और उनका जो है वर्गीकरण क्या है। फिर पढ़ेंगे संसाधनों के विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण, संसाधनों का विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण पढ़ेंगे। संसाधनों के संरक्षण का क्या सिद्धांत है, इसको पढ़ा जाएगा इसमें। जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा उपयोग जन्य जितनी भी समस्याएं हैं, और साथ ही साथ संरक्षण, मानव संसाधन संरक्षण आदि का भी इसमें अध्ययन करेंगे हम लोग। कृषिगत भूमि का उपयोग किस प्रकार का है उसे पढ़ाया जाएगा। वैसे यह कृषि भूगोल का विषय वस्तु है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में उतने जो है प्रिसाइजली चीज़ें नहीं हैं, सामान्य चीज़ें हैं। आपको सामान्य चीज़ें ही पूरी पढ़नी है, नहीं तो अगर प्रिसाइजली होता तो एक कृषि भूगोल हो जाता है, कृषि भूगोल में आती है और उसके और अनेक सिद्धांत आयाम जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा है अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही संक्षिप्त में है और बात पूरी है। इसके बाद आता है खाद्यान्न उत्पादन, और खाद्यान्न उत्पादन में जो है उसका क्षेत्रीय स्वरूप क्या है। अगर गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबर की बात की जाए तो पूरे विश्व के बृहद कृषि प्रदेश में जो है यह किस तरह से है। विश्व के औद्योगिक प्रतिरूप क्या है, इसके बाद इसका अध्ययन है। इसके बाद आता है उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण क्या हैं। फिर आता है औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, न्यूनतम लागत सिद्धांत क्या है, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रमुख व्यापारिक प्रखंड, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग। ठीक है, जब यह रिकॉर्डिंग हो रही तब भी आप अनेक बार ट्रेनों की आवाज़ सुने होंगे जाते समय। यह क्या है, यह स्थल पर जो है रेल मार्ग का जो है विषय वस्तु है। इसके बाद जो है वायु,
फिर है पत्तन और बंदरगाह है। ठीक है, यह पूरा रहा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, यह भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो है एक देश के संदर्भ में भी पढ़ना है, और वह है अपना देश भारत। भारत के संदर्भ में भी इस पूरे विषय वस्तु को पढ़ना है, भौतिक भूगोल को और मानव भूगोल को। हालांकि उसमें बहुत सारी बातें जो है कट जाएंगी, पूरी चीज़ें इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य बातों को इसमें पढ़ना है। अब जैसे भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल हो गया, तो इसमें इसके बाद आता है भारत का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, इसमें जो है पहला है भारत का प्राकृतिक स्वरूप और उच्चावच। जल प्रवाह आएगा कि भारत में जल प्रवाह कैसा है, भारत की जलवायु कैसी है, वनस्पति और मिट्टी का जो है मिट्टी का अंतर्राज्यीय स्वरूप क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लिखा है लेकिन हमारे ख्याल से अंतर्राज्यीय होना चाहिए। इसके बाद आता है एल नीनो और लाल नीना का जो है भारत पर क्या प्रभाव है। सूखा और बाढ़ प्रवण क्षेत्र क्या है भारत के, कहाँ हैं, क्या समस्या वहाँ होती है, कब सूखा पड़ता है, कब बाढ़ आती है, कहाँ बाढ़ आती है, किस नदी से बाढ़ आती है, सभी बातें इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ा जाएगा संसाधन का आधार, भारत में संसाधन के आधार क्या हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें खनिज है कुछ और ऊर्जा संसाधन है, यह भारत में संसाधन का आधार है। और भी हैं लेकिन मुख्य हम लोग को यही दो पढ़ना है इसमें। इसके बाद भारत में सिंचाई पढ़ना है, जल विद्युत को पढ़ना है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे आप, योजनाएं पढ़ेंगे, आर्थिक स्वरूप पढ़ेंगे, कृषि खाद्यान्न उत्पादन की क्या स्थिति है उसको पढ़ेंगे, नकदी फसलें भारत में कौन सी उगाई जाती हैं, कहाँ बेची जाती हैं और किन प्रदेशों में उगाई जाती हैं। ठीक है, इन सब को पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो है कृषि की अद्यतन प्रवृत्ति क्या है उसको पढ़ा जाएगा, अद्यतन प्रवृत्ति। ठीक है, इसके बाद आता है औद्योगिक विकास, भारत में औद्योगिक विकास किस तरह से हुआ इसको पढ़ा जाएगा। देखिए मैं कहा था इसके पहले कि ऊपर जो भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है वही विषय वस्तु को भारत पर प्रक्षेपित करके भारत के संदर्भ में देखना है। भारत को अगर एक यूनिट मान लिया जाए जो है क्षेत्र का, तो इस यूनिट में वही बातें किस तरह से घटित होती हैं या एग्जिस्ट करती हैं उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद है औद्योगिक विकास, भारत की औद्योगिक नीति पढ़ा जाएगा, आधारभूत उद्योगों को पढ़ा जाएगा। आधारभूत उद्योग में वे उद्योग आते हैं जिन पर जो अन्य उद्योग निर्भर होते हैं। ठीक है, यह प्रश्न खुद आ सकता है परीक्षा में कि आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, तो आपका उत्तर होगा जो है अगर लौह इस्पात उद्योग है तो लौह इस्पात उद्योग होगा, या वे सभी उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल या अनेक तरह के मूलभूत संरचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद पढ़ा जाएगा भारत में ऊर्जा उत्पादन, सीमेंट पढ़ा जाएगा कि भारत में सीमेंट का उत्पादन किन किन राज्यों में किन किन स्थानों पर होता है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या दशा है, ये बातें इसमें पढ़ा जाएगा। सीमेंट कैसे बनता है और सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या चाहिए यह भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का उत्पादन पढ़ा जाएगा। इसके बाद है वितरण प्रतिरूप एल्यूमिनियम का और उत्पादन प्रवृत्ति है, अवस्थापना का विकास और समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि और वितरण का प्रादेशिक स्वरूप भारत में क्या है। ये सभी विषय जो है एक एक करके देखा जाएगा। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि परक समस्याएं और अंतिम है आर्थिक विकास का प्रादेशिक स्वरूप। ठीक है, भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है उसका प्रादेशिक स्वरूप क्या है, यह जो है अंतिम इसका पाठ्यक्रम का विषय वस्तु है। इस तरह से यह रहा पूरा
पाठ्यक्रम और इस पूरे पाठ्यक्रम को जो है आप अभ्यर्थियों से को सलाह मेरी होगी कि आप निश्चित तौर पर तैयारी करिए। जो भी आपके पास पुस्तकें हैं उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। NCERT की भूगोल की सभी किताबें पढ़िए, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 12, ठीक है, पूरी पढ़िए और अनेक बार पढ़िए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है मैं उससे बोल रहा हूँ कि आप इस सिलेबस को अनेक बार पढ़िए। इस सिलेबस में आपको भूगोल पढ़ना क्या है, अगर इसको आप पर डे 1-2 बार पढ़ ले रहे हैं तो आपकी समझ बहुत अच्छी बनेगी और बातें एक क्रम में हो जाएंगी कि आपको किस क्रम में सीखनी है। वैसे यह सच है कि आप किसी भी एक विषय को उठा लें, इसमें से आप जल प्रवाह को उठा लें तो जल प्रवाह से पूरे भूगोल को आप पढ़ सकते हैं। इसके चतुर्दिक जो है आगे बढ़ते बढ़ते, अब जल प्रवाह का मतलब होगा कि जल प्रवाह बारिश से होगी, बारिश से होगी तो किसी क्षेत्र में होगी, वह क्षेत्र कौन सा है। मतलब बातें कहीं से भी शुरू करिए, पूरी बातें कंप्लीट तो हो ही जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर पूरे बात को एक संयोजित किया जाए, एक जगह रखा जाए, तो आप पाएंगे कि यह जो क्रम इसमें बनाया गया है एक एक करके, यह क्रम सही है। इसलिए आप इस सिलेबस को अनेक बार पढ़िए और जब सिलेबस को अनेक बार पढ़ेंगे तो आप में बहुत सारी में जो विषय वस्तु हैं उसे पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होगी और जब जिज्ञासा जागृत होगी तो फिर उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। कहीं भी कोचिंग पढ़ लीजिए, लेकिन खुद से जब तक आप जागृत नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। खुद से जागृत होंगे, पढ़ेंगे अनेक बार। जब खुद से जागृत होंगे तो अब जहाँ कहीं रहेंगे आपका माइंड सेटअप या दृष्टिकोण ही वही हो जाएगा, देखने और पढ़ने समझने का, और वह सबसे अच्छी स्थिति होती है किसी तैयारी की। ठीक है, और साथ ही साथ आप कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, तो आप प्रश्न जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं ईमेल आईडी पर, या आप जो है मैसेज व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसकी समय सीमा होगी कि कब से कब तक उस पर बात हो पाएगी, मैसेजिंग हो पाएगा। और हम समझते हैं कि आप सभी लोग जो है तैयारी के लिए सजग हो चुके होंगे, तैयार हो चुके होंगे और तैयारी करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कब एग्ज़ाम का डेट आएगा। तब तक बहुत लेट हो जाएगा, अभी समय पर्याप्त है, इसलिए बिना लेट किए आप लोग को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और हमारा प्रयास यही होगा कि जो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, हालांकि मैं तो सभी बातों को एक एक करके बताऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर। वैसे चैप्टर तो इसमें नहीं है, इसमें तो खंड ही है। भूगोल की परिभाषा से शुरू किया जाएगा, यानी भूगोल के विषय वस्तु को कुछ शब्दों में बांधा जाएगा और फिर उसके बाद जो है जो विद्वान महानुभाव हैं उनकी बात को समझा जाएगा। और उन विद्वानों में महानुभावों में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह गए, कुछ ऐसी बातें कुछ लोगों ने कह गए कि उसको परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम बोलते हैं क्या कर दिया विषय के भूगोल के विषय में, या उनका क्या योगदान रहा, रीडर क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये सभी बातें प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी हम संपूर्ण रूप से पूरे भूगोल को इसको समझ लेंगे, इस पाठ्यक्रम को। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम लोग जो संपूर्ण रूप से समझ ना सके, एक एक करके पूरी बातें समझेंगे इसमें। ठीक है, और हम समझते हैं कि आज का यह विषय वस्तु पर्याप्त है और बातचीत भी पर्याप्त है। फिर भी कोई प्रश्न हो, शंका हो, समाधान के लिए जो है चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, उसका स्वागत है। और बहुत जल्द ही पूरा अध्यापन का रूपरेखा तैयार हो जाएगा और आप लोग से सहयोग की अपेक्षा होगी। सहयोग का अर्थ यहाँ यह है कि आप प्रश्न पूछेंगे तो हमें जो है वह प्रश्न जो है आपको और अधिक उत्तर बताने के लिए प्रेरित करेगा। बाकी चीज़ें होती रहेंगी और भी जो विषय वस्तु आती जाती रहेगी, सब पर विचार विमर्श किया जाएगा एक एक करके। ठीक है।